गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हिस्ट्री क्लास 8 के 10वां अध्याय देखेंगे, जहां हमारा अध्याय का नाम है स्वतंत्रता के बाद। आइए देखते हैं इनके टॉपिक को। एक नया और खंडित राष्ट्र। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उसके सामने कई बड़ी चुनौतियां थी। बंटवारे की वजह से 80 लाख शरणार्थी पाकिस्तान से भारत आ गए थे। इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करना और उन्हें रोजगार देना जरूरी था। इसके बाद रियासतों की समस्या थी। तकरीबन 500 रियासतें राजाओं या नवाबों के शासन में चल रही थी। इन सभी को नए राष्ट्र में शामिल होने के लिए तैयार करना एक टेढ़ा काम था। शरणार्थियों और रियासतों की समस्या पर फौरन ध्यान देना लाजमी था। लंबे दौर में इस नवजात राष्ट्र को एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था की भी विकसित करनी थी जो यहाँ के लोगों की आशाओं और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह व्यक्त कर सके। आप यहाँ तस्वीर देख सकते हैं, ये चित्र 1 है और चित्र 1 में है इलाहाबाद में महात्मा गांधी की अस्थियों का यहाँ विसर्जन हो रहा है, जो फरवरी 1948 की यह तस्वीर है। आप यहाँ देख सकते हैं अभी स्वतंत्रता को 6 महीने भी नहीं हुए थे कि सारा राष्ट्र गहरे शोक में पड़ गया और 30 जनवरी 1948 को कट्टर विचारों वाले नाथूराम गॉडसे ने महात्मा गांधी की हत्या कर दी। वह गांधी जी के इस दृढ़ विश्वास से मतभेद रखता था कि हिंदुओं और मुसलमानों को सद्भावना बनाते हुए इकट्ठे रहना चाहिए। उसी शाम हक्के बक्के राष्ट्र ने आकाशवाणी पर जवाहरलाल नेहरू का भावुक भाषण सुना। दोस्तों, साथियों, हमारी जिंदगी की रोशनी बुझ गई और चारों तरफ अंधेरा है। हमारे प्रिय नेता राष्ट्रपिता अब नहीं रहे। आप यहां देख सकते हैं इस चित्र को। आइए आगे की बात जानते हैं। 1947 में भारत की आबादी काफी बड़ी थी, तकरीबन 34 करोड़ 5, माफ कीजिएगा, करीबन 34.5 करोड़। यह आबादी भी आपस में बटी हुई थी। इसमें ऊंची जाति और नीची जाति, बहुल हिंदू समुदाय और अन्य धर्मों को मानने वाले भारतीय थे। इस विशाल देश के लोग तरह तरह की भाषाएं बोलते थे। उनके पहनावों में भारी फर्क था। उनके खान पान और काम धंधों में भारी विविधता थी। इसी विविधता वाले लोगों को एक राष्ट्र राज्य के रूप में कैसे संगठित किया जा सकता था? एकता की समस्या के साथ ही विकास भी एक बड़ी समस्या थी। स्वतंत्रता के समय भारत की एक विशाल संख्या गांवों में रहती थी। आजीविका के लिए किसान और काश्तकार बारिश पर निर्भर रहते थे। यही स्थिति अर्थव्यवस्था के गैर कृषि क्षेत्रों की थी। अगर फसल चौपट हो जाती तो नाई, बढ़ई, बुनकर और अन्य कारीगरों की आमदनी भी संकट में पैदा हो जाता था। शहरों में फैक्ट्री मौजूद भीड़ भाड़ी झुग्गी और बस्तियों में रहते थे, जहां शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाएं की खास व्यवस्था नहीं थी। इस विशाल आबादी को गरीबी के चुंगल से निकालने के लिए न केवल खेती की उपज बढ़ाना जरूरी था, बल्कि नए उद्योगों का निर्माण भी करना था, जहां लोगों को रोजगार मिल सके। एक गतिविधि है, कल्पना कीजिए कि आप 1947 में भारत से जाने वाले एक ब्रिटिश अफसर हैं। उस समय आप अपने घर वालों के नाम खत लिखते हैं, जिनमें आप इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अंग्रेजों की अनुपस्थिति के कारण भारत का क्या होगा और भारत के भविष्य के बारे में आपकी क्या राय होगी। एकता और विकास की प्रतिक्रियाओं को साथ साथ चलना था। अगर भारत के विभिन्न तबकों के बीच मौजूद मतभेदों को दूर ना किया जाता तो वे हिंसक और बहुत खतरनाक टकरावों का रूप ले सकते थे। लिहाजा ऐसे टकराव देश के लिए महंगे भी पड़ते थे। कहीं ऊंची जाति तो कहीं नीची जाति के बीच, कहीं हिंदुओं तो कहीं मुसलमानों के बीच, तो कहीं किसी और वजह के तनाव में आकांक्षा बनी हुई थी। दूसरी तरफ अगर आर्थिक विकास के लाभ आबादी के बड़े हिस्से को नहीं मिलते हैं तो और ज्यादा भेदभाव पैदा हो सकता था। ऐसी स्थिति में अमीर और गरीब, शहर और देहात, संपन्न और पिछड़े इलाकों का फर्क पैदा हो सकता था।
नए संविधान की रचना। दिसंबर 1946 में नवंबर 1949 के बीच तकरीबन 300 भारतीयों ने देश के राजनीतिक भविष्य के बारे में लंबा विचार विमर्श किया। यद्यपि इस संविधान सभा की बैठकें नई दिल्ली में आयोजित की गई थी, परंतु इसके सदस्य पूरे देश में फैले हुए थे और वे बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों के प्रतिनिधि थे। इन्हीं चर्चाओं के फलस्वरूप भारत का संविधान लिखा गया, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। हमारे संविधान की एक खासियत यह थी कि उसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार व प्रावधान किया गया था। इसका मतलब यह था कि 21 साल से ज़्यादा उम्र के सभी भारतीयों को प्रांतीय और राष्ट्रीय चुनावों को वोट देने का अधिकार था। यह एक क्रांतिकारी कदम था। इससे पहले कभी भी भारतीयों को खुद अपने नेता चुनने का अधिकार नहीं मिला था। ब्रिटेन और अमेरिका जैसे अन्य देशों की जनता को यह अधिकार टुकड़ों टुकड़ों में ही दिया गया था। वहां सबसे पहले संपन्न पुरुषों को वोट देने का अधिकार मिला। इसके बाद शिक्षित पुरुषों को भी मताधिकार दिया गया। मजदूर पुरुषों को काफी लंबे संघर्ष के बाद यह अधिकार मिलता। महिलाओं को सबसे अंत में मताधिकार दिया गया, वह भी लंबे जुझारू संघर्ष के बाद। इसके विपरीत भारत में आज़ादी के कुछ ही समय बाद यह फैसला लिया गया कि देश के सभी स्त्री पुरुषों को यह अधिकार दिया जाएगा, भले ही वे अमीर हो या गरीब, पढ़े लिखे हों या अनपढ़ हों। संविधान की दूसरी विशेषता यह थी कि उसमें तमाम जातियों, धर्मों या किसी भी तरह के पृष्ठभूमि से संबंध रखने वाले सभी नागरिकों को कानून की नज़र में समान माना जाएगा। भारत के कुछ लोग चाहते थे कि भारत की राजनीतिक व्यवस्था हिंदू आदर्शों पर आधारित हो और भारत को एक हिंदू देश घोषित कर दिया जाए। अपनी बात के समर्थन में उन्होंने पाकिस्तान का उदाहरण दिया, जिसका गठन ही एक खास समुदाय मुसलमानों के हितों की रक्षा के लिए किया गया था। परंतु भारतीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का स्पष्ट मत था कि भारत हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता और ना ही बनना चाहिए। मुसलमानों के अलावा भारत में सिख और ईसाइयों की भी बड़ी संख्या थी। इसके अलावा पारसी, जैन तथा अन्य धर्म के लोग भी थे। नए संविधान में इन सभी समुदायों के लोगों को भी वही अधिकार दिए जाए जो अधिकार हिंदुओं को दिए गए थे, चाहे सरकारी या निजी क्षेत्र की नौकरियां का सवाल हो या कानून से संबंधित कोई मामला हो। इन सभी समुदायों के लोगों को भी वैसे ही अवसर देने का प्रावधान किया गया जैसे हिंदुओं को दिए जा रहे थे। संविधान की तीसरी विशेषता यह थी कि इसमें समाज के निर्धन और सबसे वंचित तबकों के लिए विशेष सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। भारत के सम्मान और कलंकित करने वाली छुआछूत के चलन को खत्म कर दिया गया। अब तक हिंदुओं के मंदिरों में केवल ऊंची जातियों के लोग ही जाते थे, लेकिन अब उन्हें सभी लोगों के लिए खोल दिया गया। जिनमें अब तक अछूत माना जाता था, वे भी मंदिर में जा सकते थे। एक लंबे बहस के बाद संविधान सभा ने यह भी तय किया कि विधायिका की कुछ सीटें और सरकारी नौकरियों में कुछ हिस्सा निचली जातियों के सदस्यों के लिए भी आरक्षित किए जाएं। कुछ लोगों की दलील थी कि अछूत, जिन्हें उस समय के हरिजन कहा जाता था, उम्मीदवारों के पास इतने अंक या शैक्षणिक योग्यता नहीं होती कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे प्रतिष्ठित नौकरियों में जा सके। परंतु जैसा कि संविधान सभा के सदस्य H.K. खांडेकर ने कहा था, हरिजनों की अक्षमता के लिए ऊंची जातियां जिम्मेदार हैं। अपने सुविधा संपन्न सहकर्मियों को संबोधित करते हुए खांडेकर ने कहा था, हमारे हजारों साल तक दबाकर रखा गया है, माफ कीजिएगा, हमें हजारों साल तक दबाकर रखा गया है। आप लोगों ने हमें अपनी सेवाएं में लगाए रखा और हमें इस कदर दबाया रखा है कि अब न केवल हमारे मस्तिष्क और शरीर बल्कि हमारा हृदय भी काम नहीं करता और ना ही हमें आगे बढ़ने में पाने में सक्षम है।
भूतपूर्व अछूतों के साथ साथ आदिवासियों और अनुसूचित जनजातियों को भी विधायिका और नौकरियों में आरक्षण दिया गया। अनुसूचित जातियों की तरह इन भारतीयों को भी वंचित रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया गया था। आदिवासी आधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं और शिक्षित से वंचित थे। उनकी जमीन और जंगलों पर समुदाय से बाहर के ताकतवर लोगों का कब्जा होता जा रहा था। संविधान ने उन्हें जो नए अधिकार मिले, उनका उद्देश्य इस स्थिति में सुधार लाने का था। संविधान सभा के सदस्यों ने केंद्र और राज्य सरकारों की शक्तियों और अधिकारों के बंटवारे पर भी लंबी चर्चा की। कुछ लोगों का मानना था कि केंद्र के हित सबसे महत्वपूर्ण होने चाहिए। उनका कहना था कि यदि केंद्र मजबूत होगा तो तभी वह पूरे देश की उन्नति के लिए सोचने और योजना बनाने में सक्षम होगा। कई अन्य सदस्यों का मानना था कि राज्य को ज्यादा स्वायत्तता और आज़ादी मिलनी चाहिए। मैसूर के एक सदस्य का कहना था कि मौजूदा व्यवस्था में लोकतंत्र दिल्ली में केंद्रित है और इसलिए बाकी देश में वह इसी भावनाओं और अर्थ में साकार नहीं हो रहा है। आइए स्रोत 1 में देखते हैं क्या है। हमें उन्हें सुरक्षा और अधिकार जरूर देना चाहिए। मुख्यमंत्री को लिखे एक पत्र में नेहरू ने कहा था, हमारे पास एक मुस्लिम अल्पसंख्यक समुदाय है जो संख्या की दृष्टि से इतना बड़ा है कि अगर वे चाहे तो भी कहीं नहीं जा सकते। यह एक बुनियादी तथ्य है जिसके बारे में बहस की कोई गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान की तरफ ये चाहे जितना उकसावा हो, वह के गैर मुसलमानों पर चाहे जो भी अत्याचार हो रहे हों, हमें इस अल्पसंख्यक समुदाय के साथ सभ्य ढंग से व्यवहार करना है। हमें इस समुदाय को भी वही सुरक्षा और अधिकार देने होंगे जो किसी लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों को मिलते हैं। गतिविधि। एक मुस्लिम परिवार में बाप बेटे के बीच हो रही बातचीत की कल्पना कीजिए। बेटा मानता है कि विभाजन के बाद परिवार को पाकिस्तान चले जाना चाहिए, जबकि पिता का विश्वास है कि उन्हें भारत में ही रहना चाहिए। इस अध्याय तथा अध्याय 11 में दी गई सूचनाओं के आधार पर अभिनय करके बताएं कि दोनों में से तर्क क्या होंगे। मद्रास के एक सदस्य का आग्रह था कि राज्य स्तर पर लोगों की कुशलक्षेम और प्रारंभिक भार प्रांतीय सरकारों के ऊपर ही होना चाहिए। इन मतभेदों को दूर करने के लिए संविधान के विभिन्न विषयों को 3 सूचियों में बांट दिया गया: केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। केंद्रीय सूची में कराधान, रक्षा और विदेशी मामलों आदि को रखा गया। ये ऐसे विषय थे जो केवल केंद्र सरकार के अधीन थे। राज्य सूची में शिक्षा व स्वास्थ्य जैसे विषय लिए गए जिनकी जिम्मेदारी मुख्य रूप से राज्य सरकार के ऊपर थी। समवर्ती सूची में वन एवं कृषि आदि ऐसे विषयों को रखा गया जिसके बारे में केंद्र और राज्य सरकारें दोनों संयुक्त रूप से फैसले ले सकते थे। संविधान सभा में भाषा के सवाल पर बड़ी तीखी बहस हुई। बहुत सारे लोगों ने माना था कि अंग्रेजों के साथ अंग्रेजी भाषा को भी विदा कर दिया जाना चाहिए। उनका कहना था कि अंग्रेजी की जगह हिंदी को अपनाया जाना चाहिए, परंतु लोग हिंदी नहीं बोलते थे। उनकी राय अलग थी। संविधान सभा में बोलते हुए टीटी कृष्णाचारी ने दक्षिण के लोगों की ओर से चेतावनी देते हुए कहा कि अगर उन पर हिंदी थोपी गई तो वहां के बहुत सारे लोग भारत से अलग हो जाएंगे। इस विवाद से बचने के लिए आखिरकार बीच का रास्ता निकाल लिया गया। संविधान निर्माताओं ने हिंदी को भारत की राजभाषा का दर्जा दिया, जबकि अदालतों, सेवाओं, विभिन्न राज्यों के बीच संचार आदि के लिए अंग्रेजी के इस्तेमाल का फैसला लिया गया। संविधान की रचना में बहुत सारे भारतीयों ने योगदान दिया था। इसमें सबसे महत्वपूर्ण योगदान संभवतः डॉक्टर P.R. अम्बेडकर का था, जो संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे और जिनके नेतृत्व में दस्तावेज को अंतिम रूप दिया गया था। संविधान सभा के सामने अपने
आखिरी भाषण में डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि राजनीतिक लोकतंत्र के साथ साथ आर्थिक और सामाजिक लोकतंत्र भी जरूरी है। यदि लोगों को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाता है तो इससे अमीर और गरीब या ऊंची या नीची जातियों का फासला अपने आप खत्म हो जाएगा। उन्होंने कहा कि नए संविधान के साथ भारत अंत विरोधों के एक नए युग में प्रवेश करने जा रहा था। राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे। राजनीति में हम एक व्यक्ति, एक वोट, एक मूल्य के सिद्धांत का पालन करेंगे। इसके विपरीत अपनी सामाजिक एवं आर्थिक संरचना के फलस्वरूप हम सामाजिक और आर्थिक जीवन में एक व्यक्ति, एक मूल्य के एक सिद्धांत का निषेध करते रहेंगे। ये डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का कहना था। आइए इस चित्र को देखते हैं। इस चित्र में क्या है? चित्र 3 में आप देखिए डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को आप देख सकते हैं इस जगह। ये है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर 1891 से 1956 को प्यार से लोग बाबा साहेब के नाम से पुकारते थे। वह एक मराठी भाषी दलित परिवार के से थे। डॉक्टर भीमराव एक जाने माने वकील और अर्थशास्त्री थे। उन्हें दलितों का एक महान नेता और भारतीय संविधान का जनक माना जाता है। आप इन्हें चित्र में देख सकते हैं। गतिविधि है अंग्रेजी को भारत में एक भाषा के रूप में बनाए रखने के फैसले के आज की तारीख में होने वाले एक फायदे और एक नुकसान पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। अगला टॉपिक, राज्यों का गठन कैसे किया जाएगा। 1920 के दशक में स्वतंत्रता संघर्ष की मुख्य पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने आश्वासन दिया कि जैसे ही देश आजाद हो जाएगा प्रत्येक बड़े भाषीय समूह का अपना अलग प्रांत होगा। आजादी मिलने के बाद कांग्रेस ने इस आश्वासन को पूरा करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया क्योंकि भारत धर्म के आधार पर बढ़ चुका था। इसलिए महात्मा गांधी जी तमाम इच्छाओं और प्रयासों के बावजूद वह यह स्वतंत्रता एक राष्ट्र को नहीं बल्कि 2 राष्ट्र को मिल रही थी। देश विभाजन के फलस्वरूप हिंदुओं और मुसलमानों के बीच हुई भीषण दंगों में 10 लाख से ज्यादा लोग मारे गए थे। ऐसे में यह चिंता स्वाभाविक थी कि क्या हमारा देश भाषा के आधार पर इन तरह के और बंटवारे झेल सकता था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने और उप प्रधानमंत्री वल्लभ भाई पटेल दोनों ही भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की नीति के विरोधी थे। विभाजन के बाद नेहरू ने कहा था कि उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही है जिन पर अंकुश लगाने के लिए राष्ट्र को शक्तिशाली और एकजुट होना चाहिए, वरना जैसा कि पटेल ने कहा इस समय भारत की पहली और आखिरी जरूरत यह है कि उसे एक राष्ट्र बनाया जाए। राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने वाली हर चीज आगे बढ़नी चाहिए और उसके रास्ते में रुकावट डालने वाली हर चीज को खारिज कर देना चाहिए। हमने यह कसौटी भाषीय प्रांतों के सवाल पर भी अपनाई है और इस कसौटी के हिसाब से हमारी राय में इस मांग को समर्थन नहीं दिया जा सकता क्योंकि कांग्रेस के नेता अपने वायदे के पीछे हट रहे थे। इसलिए जगह जगह असंतोष पैदा हुआ। कन्नड़ भाषी, मलयालम भाषी, मराठी भाषी सभी अपने अपने राज्य के इंतजार में थे। सबसे गहरा असंतोष मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी जिलों में दिखाई दिया। जब 1952 के आम चुनावों में नेहरू वहां चुनाव प्रचार के लिए गए तो लोगों ने उन्हें काले झंडे दिखाए और हमें आंध्र चाहिए के नारे लगाए। उसी साल अक्टूबर में जो वृद्ध गांधीवादी पोट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के हिंदू हितों की रक्षा के लिए आंध्र राज्य की गठन की मांग करते हुए भूख हड़ताल पर बैठ गए। जैसे जैसे अनशन आगे बढ़ा बहुत सारे लोग श्रीरामुलु के समर्थन में आगे आने लगे। जगह जगह लोग हड़ताल करने लगे और जुलूस निकालने लगे।
आप यह एक चित्र देख सकते हैं 4 में। ये गांधीवादी नेता पुट्टी श्रीरामुलु तेलुगु भाषियों के अलग राज्य की मांग करते हुए अनशन पर ही उनकी मृत्यु हो गई थी। यह उस समय की तस्वीर है, आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 58 दिन के अनशन के बाद 15 दिसंबर 1952 को पोट्टी श्रीरामुलु का देहांत हो गया। जैसे कि एक अखबार में लिखा था, श्री रामुलु के देहांत की खबर ने पूरे आंध्र को अस्त व्यस्त कर डाला। विरोध इतना व्यापक और गहरा था कि केंद्र सरकार को आखिरकार यह मांग माननी पड़ी। इस तरह 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र के रूप में एक नए राज्य का गठन हुआ, जो बाद में आंध्र प्रदेश बना। आंध्र की स्थापना के बाद अन्य भाषाई समुदाय भी अपने अपने अलग राज्यों की मांग करने लगे। फलस्वरूप एक राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया, जिसने 1956 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी। आयोग के सुझाव दिया कि असमिया, बंगाल, उड़ीसा, तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु भाषाओं के लिए अलग अलग प्रांतों का गठन करने के उद्देश्य से जिलों और प्रांतों की सीमा को पुनः तय किया जाए। उत्तर भारत के विशाल हिंदी भाषी क्षेत्र को बांटकर कई राज्य बना दिए गए। कुछ समय बाद 1960 में बम्बई प्रांत को मराठी और गुजराती भाषा 2 अलग राज्यों में बांट दिया गया। 1966 में पंजाब का विभाजन हुआ और हरियाणा को अलग राज्य के रूप में मान्यता दी गई। पंजाब में पंजाबी भाषियों जिसमें से ज़्यादातर सिख थे, और हरियाणा में हरियाणवी या हिंदू बोलने वाले बहुयात थी। भाषीय राज्यों का गठन आप इस तस्वीर में देख सकते हैं, चित्र 5, जिसमें कि 14 अगस्त 1947 से पहले भारतीय प्रांत का रियासतें, जो कि आपको एक कह सकते हैं ऑरेंज कलर में दिख रहा होगा, और जो ये पीली कलर है वो ब्रिटिश सरकार के समय की है। तो ये रियासतें जो आपको अभी ऑरेंज कलर में दिख रही होगी वो बनी गई थी। आप इसे देख पढ़ें। हैदराबाद, मैसूर, पूर्वी भारत, भूटान, बलूचिस्तान, और ये सारे जो हमारे हैं वो राज्य हैं और प्रांत हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ भूतपूर्व रियासतें और अन्य राज्य की एक तस्वीर है, और कहा गया 1 नवंबर 1956 से पहले भारतीय राज्य ऐसे थे। आप इसे देख सकते हैं। जब रियासतों के शासक भारत अथवा पाकिस्तान से जुड़ने के लिए मान गए या फिर हरा दिए गए तो उनकी रियासतें खत्म हो गई, परंतु 31 अक्टूबर 1956 तक कई ऐसी रियासतों को प्रशासनिक इकाइयों के रूप में बनाए रखा गया। इसीलिए 1947 और 48 से 31 अक्टूबर 1956 की कला विधि के लिए इन्हें भूतपूर्व रियासतें कहा गया है। गतिविधि है, चित्र 5 ख और 5 ग को देखें। ध्यान दें कि चित्र 5 ख में रियासतें दिखाई नहीं दे रही है। उन राज्यों को पहचानने जिनका गठन 1956 और उनके बाद के गठन किया गया था, उन राज्यों की कौन सी भाषाएं थी, आप इन्हें समझना है और आपको बताना है। चित्र 5 ग 1975 में भारतीय राज्य, यानी कि अब ये टोटली जो हमारा है वो भारतीय राज्य बन चुका था। आप देख सकते हैं यहाँ पंजाब, जो कि पंजाब से एक अलग राज्य बना हरियाणा, आप देख सकते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि आंध्र प्रदेश जो 1956 में बना था वो आप यहाँ देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 6 महानदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया पुल। स्वतंत्र भारत में पुल और बांध विकास का प्रतीक बन गए थे। आप इसे देख सकते हैं। राज्य यानी कि सरकार से संबंधित, ध्यान दें कि राज्य शब्द का यह अर्थ देश को विभिन्न राज्यों या प्रांत से नहीं है। आप इस बांध को देख सकते हैं, ये महानदी को पानी को रोकने के लिए बनाया गया था ये पुल। आगे आइए बढ़ते हैं, हमारा अगला टॉपिक है
विकास की योजनाएं बनाना। भारत और भारतीयों को गरीब से मुक्त कराने और आधुनिक तकनीकी एवं औद्योगिक आधार निर्मित करना नए भारत का एक बड़ा लक्ष्य था। 1950 में सरकार ने आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने और उनको लागू करने के लिए एक योजना आयोग का गठन किया। इस बारे में ज़्यादातर सहमति थे कि भारत मिश्रित अर्थव्यवस्था के रास्ते पर चलेगा। यह राज्य और निजी क्षेत्र दोनों ही उत्पादन बढ़ाने और रोजगार पैदा करने में महत्वपूर्ण और परस्पर पूरक भूमिका अदा करेंगे। किस क्षेत्र में क्या भूमिका होगी, अर्थात कौन से उद्योग सरकार द्वारा और कौन से उद्योग बाजार द्वारा यानी निजी उद्योगपतियों द्वारा चलाए जाएंगे, विभिन्न क्षेत्रों और राज्यों के बीच किस तरह का संतुलन बनाया जाएगा, इन सबको परिभाषित करना योजना आयोग का काम था। 1956 में दूसरी पंचवर्षीय योजना तैयार की गई। इस योजना में इस्पात जैसे भारी उद्योगों और विशाल बांध परियोजनाओं आदि पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया। ये काम सरकारी नियंत्रण के अंतर्गत रखे गए भारी उद्योग पर यह जोर और अर्थव्यवस्था की राज्य नियंत्रण की कोशिश से अगले कुछ दशकों तक आर्थिक नीति को प्रभावित करती रही। इस पद्धति के बहुत सारे समर्थक थे तो कुछ मुखर विरोधी भी थे। कुछ लोगों को लगता था कि इस प्रणाली में खेती पर पर्याप्त जोर नहीं दिया जा रहा है। स्रोत 2 में आइए देखते हैं, पंचवर्षीय योजना पर नेहरू के विचार क्या थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजना प्रक्रिया के भारी समर्थक थे। उन्होंने विभिन्न राज्यों में मुख्यमंत्री के नाम लिखे। अपने पत्रों में नियोजन के आदर्शों और उद्देश्यों की व्याख्या की है। 22 दिसंबर 1952 के एक पत्र में उन्होंने लिखा था, पंचवर्षीय योजना के पीछे भारत की एकता और देश के विभिन्न जन समूहों को विराट आपसी सहयोग की अवधारणा निहित है। हमें यह बात हमेशा याद रखना चाहिए कि इस प्रक्रिया में सिर्फ सरकारी तंत्र का ही महत्व नहीं होता, बल्कि जनता के उत्साह और सहयोग का भी महत्व इससे भी ज्यादा है। हमारे लोगों को एक विशाल उद्यम में साझेदारी का उत्साह उन्हें अपने अलग उद्देश्य की ओर बढ़ते सहयात्री जैसे एहसास होना चाहिए। बेशक योजना बहुत सारे अर्थशास्त्रियों और सांख्यिकी विशेषज्ञों और ऐसे ही दूसरे लोगों की गणनाओं और आधारित हो सकती है और होगी, परंतु केवल आंकड़ों और संख्याओं से। हालांकि यह महत्वपूर्ण है कि यह किसी योजना में जीवन पैदा नहीं करते। जीवन का यह उच्छ्वास तो कहीं और से आता है। अब यह हमारी जिम्मेदारी है कि ठंडे अक्षरों में लिखी योजनाओं को एक ऐसी जीवंत गतिशील उद्यम बना दें कि वह लोग भी कल्पनाओं को साकार कर सकें। आप चित्र 8 में देख सकते हैं। चित्र 8 में देख सकते हैं, भिलाई इस्पात संयंत्र में जवाहरलाल नेहरू। भिलाई इस्पात स्थित इस्पात कारखाने की स्थापना 1959 में तत्कालीन सोवियत संघ की सहायता से की गई थी। छत्तीसगढ़ के पिछड़े ग्रामीण इलाके में स्थित यह कारखाना आधुनिक भारत के विकास का एक महत्वपूर्ण प्रतीक बन गया था। आप ये कारखाना देख सकते हैं। यहाँ पंडित जवाहरलाल नेहरू हैं और उनके साथ कई नेता बड़े बड़े हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। इससे पहले देख लेते हैं, कोई सारांश तो छूटा नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ लोगों का कहना था कि प्राथमिक शिक्षा की उपेक्षा हो रही है। कुछ अन्य लोगों का मानना था कि आर्थिक नीतियां के कारण पर्यावरण पर पड़ रहे प्रभावों पर उचित ध्यान नहीं दिया गया है। महात्मा गांधी की अनुयायी मीरा बहन ने 1949 में लिखा था, विज्ञान और मशीनरी के द्वारा उसे मानवता को कुछ समय तक भारी फायदा हो सकता है, लेकिन आखिरकार तबाही ही मिलेगी। हमें कुदरत में संतुलन और अध्ययन
करके उसके नियमों के हिसाब से अपनी जिंदगी चलानी चाहिए। तभी हम स्वस्थ और नैतिक रूप से सभ्य प्रजाति के रूप में जीवित रह पाएंगे। गतिविधि में कहा है, क्या मीराबाई की यह मान्यता सही थी कि विज्ञान और मशीनरी मानव सभ्यता के लिए समस्याएं खड़ी कर देंगे? इस बात पर अपनी कक्षा में चर्चा कीजिए। इस चर्चा के लिए आप औद्योगिक प्रदूषण और जंगलों के विनाश से हमारी दुनिया पर पड़ रहे प्रभावों जैसे उदाहरणों के बारे में सोच सकते हैं। ये प्रश्न बहुत अच्छा है, हमें इसे करना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चित्र 9 में संयुक्त राष्ट्र में जवाहरलाल नेहरू और कृष्णा मेनन ने 1952 से 1962 के बीच संयुक्त राष्ट्र में भारतीय प्रतिनिधि मंडलों का नेतृत्व किया और गुट निरपेक्षता की नीति के पक्ष में आवाज उठाई। एक स्वतंत्र विदेशी नीति की चाह। जिस समय भारत को आजादी मिली तब तक दूसरे विश्व युद्ध की तबाही को कुछ ही समय हुआ था। 1945 में गठित की गई कि अंतर्राष्ट्रीय संस्था संयुक्त राष्ट्र अभी अपने शैशव काल में थी। 1950 और 1960 के दशकों में शीत युद्ध का उदय हुआ और शक्तिशाली देशों के बीच प्रतिद्वंदी पैदा हुई और अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक टकराव गहरे होते गए। फलस्वरूप दोनों देशों ने अपने अपने समर्थक देशों को मिलाकर सैनिक गठबंधन बना लिए। यही समय था कि जब औपनिवेशिक साम्राज्य ध्वस्त हो रहे थे और बहुत सारे देश स्वतंत्रता कर रहे थे। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू नव स्वाधीन भारत के विदेश मंत्री भी थे। उन्होंने इस संदर्भ में स्वतंत्र भारत की विदेश नीति की रूपरेखा तैयार की। गुट निरपेक्ष आंदोलन इसी विदेश नीति का मूल आधार था। मिस्र और यूगोस्लाविया, इंडोनेशिया, घाना और भारत के राजनेताओं के नेतृत्व में गुट निरपेक्ष आंदोलन में दुनिया के देशों में आह्वान किया कि वे इन दोनों मुख्य सैनिक गठबंधनों में शामिल ना हो, परंतु गठबंधनों से दूर रहने की इस नीति का मतलब अलग थलग या तटस्थ रहना नहीं था। अलग थलग रहने का मतलब था कि विभिन्न देश अंतर्राष्ट्रीय मामलों से दूर रहें, जबकि भारत जैसे गुट निरपेक्ष देश तो अमेरिकी और सोवियत गठबंधनों के बीच सुलभ सफाई में एक अहम भूमिका अदा कर रहे थे। इन देशों ने युद्ध को टालने का प्रयास किया और अक्सर युद्ध के खिलाफ मानवतावादी को और नैतिक रवैये अपनाया, परंतु विभिन्न कारणों से भारत सहित बहुत सारे गुट निरपेक्ष देशों का युद्ध का सामना करना पड़ा। 1970 के दशक तक बहुत सारे देश गुट निरपेक्ष आंदोलन के सदस्य बन चुके थे। ये आप चित्र 10 में देख सकते हैं। बाजुंग और इंडोनेशिया में एशिया और अफ्रीका के नेताओं की बैठक 1955 की यह तस्वीर है। इस प्रसिद्ध सम्मेलन में 29 से ज़्यादा नव स्वाधीन देशों के प्रतिनिधियों ने इस बात की चर्चा की थी कि अफ्रीका एशिया के देश उपनिवेशवाद और पश्चिमी प्रभुत्व के विरोध अपने प्रयास किस तरह जारी रख सकते हैं। आप इस तस्वीर को देख सकते हैं। हमारा अगला टॉपिक है राष्ट्र के 60 वर्षों के बाद। 15 अगस्त 2007 को हमने एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में अपनी 60वीं वर्षगांठ मनाई थी। इस दौरान हमारे देश का प्रदर्शन कैसा रहा? संविधान में तय किए गए आदर्शों को हम किस हद तक साकार कर पाए? भारत अभी भी एक है और लोकतांत्रिक राह पर चल रहा है। यह गर्व करने लायक उपलब्धि है। बहुत सारे विदेशी प्रेक्षकों का मानना था कि भारत एक देश के रूप में ज्यादा समय टिक नहीं पाएगा। उन्हें लगता था कि भारत का प्रत्येक क्षेत्र या भाषाई समूह अपने अलग अलग राष्ट्र की मांग करेगा और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे। कुछ विशेषज्ञों को लगता था कि भारत सैनिक शासन के कब्जे में आ जाएगा, परंतु ये सारी आकांक्षाएं निर्मूल साबित हो गई। आज़ादी से अब तक 13 आम चुनाव हो चुके हैं और राज्यों
का स्थानीय निकायों के लिए सैकड़ों चुनाव हो चुके हैं। हमारे यहाँ स्वतंत्र प्रेस हैं और एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। इसके अलावा यहाँ के लोगों की भाषीय विविधता या धार्मिक विविधता भी राष्ट्रीय एकता की राह में रुकावट नहीं बन पाई है। परंतु दूसरी ओर यह भी सच है कि आज भी हमारे देश में गहरे मतभेद बने हुए हैं। संवैधानिक गारंटियों के बावजूद अछूत समुदाय या जिन्हें अब दलित कहा जाता है, आज भी हिंसा और भेदभाव में जूझ रहे हैं। ग्रामीण भारत के बहुत सारे भागों में अभी भी यह साझा जल स्रोतों, मंदिरों, मैदानों और अन्य सार्वजनिक स्थानों का इस्तेमाल नहीं हो सकते। संवैधानिक में दिए गए धर्मनिरपेक्ष आदर्शों के बावजूद बहुत सारे राज्यों में विभिन्न धार्मिक समूहों के बीच कई बार टकराव हो चुके हैं और सबसे परेशानी की बात तो यह है कि इस बीच अमीर और गरीब का फासला लगातार बढ़ता गया है। भारत के कुछ भागों और कुछ समूहों को आर्थिक विकास से भारी फायदा हुआ है। वे आलीशान घरों में रहते हैं, महंगे रेस्टोरेंट में खाना खाते हैं, अपने बच्चों को महंगे निजी स्कूलों में भेजते हैं और विदेशों में छुट्टियां पर बेहिसाब पैसे उड़ाते हैं। दूसरी ओर बहुत सारे लोग आज भी गरीबी की रेखा से नीचे हैं। शहरी झुग्गी बस्तियों या बंजर देहात में रहने वाले बहुत सारे लोग अपने बच्चों को स्कूल भी नहीं भेज पाते। हमारा संविधान कानून की नज़र में सबको बराबर मानता है, लेकिन असली जिंदगी में कुछ भारतीय औरों के मुकाबले ज़्यादा बराबर हैं। स्वतंत्रता के समय तय की गई कसौटियों के हिसाब से देखें तो भारतीय स्वतंत्र बहुत बड़ी सफलता का दावा नहीं कर सकता, लेकिन यह भी सच है कि वह विफल नहीं हुआ है। आप चित्र 11 में देख सकते हैं, मुंबई स्थित धारावाही दुनिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्तियों में से एक है। इस के दूर वाले सिरे पर आप गगनचुंबी इमारतें भी देख सकते हैं। आप यह तस्वीर यहाँ की देखें और यह झुग्गी आप देख सकते हैं। यह अमीरों की एक बस्ती और यह एक गरीबी की बस्ती, जो अमीर होते जा रहे हैं और गरीब। आइए आगे बढ़ते हैं, अन्य यत्र पे देख लेते हैं क्या है। श्रीलंका में क्या हुआ? 1956 से जिस समय भारत में भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जा रहा था, उसी समय श्रीलंका तत्कालीन नाम सिलोन की संसद ने एक कानून पारित करके सिन्हला भाषा को देश की राजभाषा का दर्जा दे दिया। इस कानून के जरिए सिन्हला भाषा को सभी सरकारी स्कूल, कॉलेजों, सरकारी परीक्षाओं और अदालतों की भाषा बना दिया गया। श्रीलंका के उत्तर में रहने वाले तमिल भाषी अल्पसंख्यकों ने इस नए कानून का विरोध किया। एक तमिल सांसद ने कहा कि जब आप मुझसे मेरी भाषा छीन लेते हैं तो आप मेरे सब कुछ मुझसे छीन लेते हैं। एक और नेता ने चेतावनी दी, आप सिलोन को बांटना चाहते हैं, निश्चित रहिए, मैं आश्वासन देता हूं कि आपको एक विभाजित सिलोन ही मिलेगा। सिन्हला भाषी एक विपक्षी सदस्य ने कहा था कि अगर सरकार अपना रुख नहीं बदलती है और इस कानून पर अड़ी रहती है तो इस छोटे से देश में से दो टूटे फूटे रक्त संजित देश भी पैदा हो सकते हैं। पिछले कई दशकों से श्रीलंका में गृह युद्ध चल रहा है और इसी कारण पैदा हुई वहां की तमिल भाषी अल्पसंख्यकों पर सिन्हला भाषा थोपी जा रही है। और एक अन्य दक्षिण एशिया देश पाकिस्तान भी इसीलिए दो टुकड़ों में बट गया था, क्योंकि पूर्वी पाकिस्तान में बंगला भाषी लोगों को लगता था कि पाकिस्तान में उनकी भाषा को दबाया जा रहा है। इसके विपरीत भारत एक तृतीय राष्ट्र के रूप में कायम रहा है, कुछ हद तक इसीलिए कि यहाँ बहुत सारी क्षेत्रीय भाषाओं को फलने फूलने का मौका दिया गया। अगर हिंदी को उसी
तरह दक्षिणी भारत पर थोप दिया जाता, जिस तरह पूर्वी पाकिस्तान पर उर्दू या उत्तरी श्रीलंका पर सिंहला भाषा को थोप दिया गया है था, तो शायद भारत भी गृह युद्धों में उलझकर बिखर जाता। जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल आशंकाओं को निर्मूल साबित करते हुए भाष्य राज्यों ने भारत की एकता के लिए कभी खतरा पैदा नहीं किया, बल्कि उन्होंने एक एकता को एक गहराई दी है। इससे पता चलता है कि जब एक बार अपनी भाषा के दबने का भय खत्म हो जाता है, तो विभिन्न भाषीय समूह एक विशाल राष्ट्र की अंग के रूप में सहज आगे बढ़ने लगते हैं। आप चित्र 12 में देख सकते हैं, बंदूक लिए हुए तमिल उग्रवादी श्रीलंका में गृहयुद्ध का एक प्रतीक। फिर से याद करें, नव स्वाधीन भारत के सामने कौन सी 3 समस्याएं थी? योजना आयोग की क्या भूमिका थी? तीसरा, रिक्त स्थानों को भरें। केंद्रीय सूची में डैश डैश और डैश विषय रखे गए थे। समवर्ती सूची में डैश और डैश विषय रखे गए थे। वह आर्थिक योजना जिसमें सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों को विकास में भूमिका दी गई थी, उसे डैश मॉडल कहा जाता था। ख, डैश की मृत्यु से इतना जबरदस्त आंदोलन पैदा हुआ कि सरकार को आंध्र भाषा राज्य की गठन की मांग मानना पड़ा। आप इस प्रश्न को करेंगे, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और सभी प्रश्न आपको हो जाएंगे इस ऑडियो को सुनने के बाद। 4 में सही गलत बताएं और क ख ग आपको बताने हैं। आइए विचार करें। 5वां क्वेश्चन, राजनीति में हमारे पास समानता होगी और सामाजिक व आर्थिक जीवन में हम असमानता की राह पर चलेंगे, कहने के पीछे डॉक्टर भीमराव का आशय क्या था, इसको आपको बताना है। 6, स्वतंत्रता के बाद देश को भाषा के आधार पर राज्यों में बांटने के प्रति हिचकिचाहट क्यों थी, इस पे आपको बताना है। 7वां क्वेश्चन, एक कारण बताइए कि आज़ादी के बाद भी भारत में अंग्रेजी क्यों जारी रही। 8वां, आज़ादी के बाद प्रारंभिक दशकों में भारत के आर्थिक विकास की कल्पना किस तरह की गई थी। और 9वां क्वेश्चन है हमारे लिए, आइए करके देखें, मेरा बहन कौन थी, उनके जीवन और आदर्श के बारे में पता लगाएं। 10वां क्वेश्चन, पाकिस्तान में भाषा के आधार पर हुए नए विवादों के बारे में और पता लगाएं कि जिनकी वजह से बांग्लादेश का जन्म हुआ, बांग्लादेश को पाकिस्तान से आज़ादी कैसे मिली। आपको इस पर भी विचार करने हैं और बताने हैं और प्रश्न उत्तर आपको बनाने हैं। आशा करते हैं कि ये जो ऑडियो है आपको हेल्प करेगी एनसीईआरटी को समझने में, ताकि आपको जब एनसीईआरटी पढ़ें तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में अच्छी तरह से आएँ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और क्वेश्चन आंसर करें। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।